प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह इंडियन ज्योग्राफी पे है, भारतीय भूगोल पे है। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय भूगोल को बहुत जल्द या 1 से 1.5 मंथ में मैं पूरा भारतीय भूगोल कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इन हिंदी भारतीय भूगोल। ठीक है, ठीक है। बीपीएससी टीचर के लिए जो है ये लेट्स डू जो बना हुआ है ये चैनल, ये बाध्य है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर, सारे लेक्चर्स को खत्म करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है क्वेश्चन सेट दूंगा। ये अभी तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सेट देता भी हूँ लेक्चर के साथ। ठीक है, आप लोग बनाते नहीं हो। चलो देखो, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सागर के बारे में पढ़ेंगे। सागर का कहाँ से कितना दूर तक देश के पास रहना चाहिए या किस देश का क्या हो, उधर से क्या, इस सब चीज के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक, मैं बताऊंगा आपको। देखो, अनक्लॉस, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक, लॉ ऑफ सी, समझ गए? अनक्लॉस। देखो, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, इसके बारे में हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सागर से सागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के सागर के बारे में बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, देखो ये होता क्या है, या इसको ये जो बनाया गया है इसको क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो अलग अलग जो देश है, मैं यहाँ लिखता हूँ अलग 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 देश के अधिकार और जिम्मेदारी, देश के अधिकार और जिम्मेदारी, देश के अलग अलग अधिकार और जिम्मेदारी के लिए इसको बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को बनाया गया है। देखिए, सागर का जो भाग है, कहां से कहां तक भाग है, किसी भी देश का, भारत का हो या कोई भी देश हो, उसका कहां से कहां तक कितने नॉटिकल माइल उनका भाग पे अधिकार है, ये सब चीज के बारे में आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा भारत के राज्यों के बारे में पढ़ाऊंगा और कुछ कमेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है, ये इसका काम है अलग अलग देश के अधिकार, समुद्र सागर में कितना दूर अधिकार है और क्या जिम्मेदारी है, ये बताना इसका काम है। ठीक है, ये जो अनक्लॉस है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ, ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1982 में। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, यहां लिख देता हूं मैं, इसका गठन कब हुआ, 1982 में। ठीक है, विश्व में लागू कब हुआ, यह विश्व में UNCLOS कब लागू हुआ, ठीक है, यह विश्व में कब लागू हुआ है। ठीक है, तो आंसर है 1994 में, 1994 में। ठीक है, अब इसमें एक सवाल बनता है कि भारत ने इसे कब अपनाया। ठीक है, एक और सवाल बनता है, भारत द्वारा अपनाया गया, तो किसको अपनाया है सर, तो ये जो UNCLOS है, इसको भारत ने कब अपनाया है, तो देखो 1994 में पूरा विश्व ने इसको अपना लिया, विश्व में यह लागू हो गया 1994 में। अब भारत ने इसको 1995 यानी 1 साल बाद जस्ट इसको अपनाया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यह जो है आपको, जैसे कोई भी देश है, भारत है, भारत से इंडियन ओशियन जो भी है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या जो भी है, उसका कितना नॉटिकल माइल तक जो है भारत उसमें अपना अधिकार और उसके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको दे, वो करेगा, वो सारा काम करेगा, और कितने नॉटिकल माइल से दूर है जिसमें कि भारत उस किसी दूसरे
देश का जहाज गुजर रहा है, कितने नॉटिकल माइल पे, जो भारत उसको नहीं रोक सकता है, ठीक है, उसको जाने दे सकता है, केवल रोक नहीं सकता। ये सभी बातों को पढ़ेंगे। देखो, यूएनसीएलओएस का फुल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। इसका काम क्या है? अधिकार और जिम्मेदारी को बताना। इसका गठन 1982 में। विश्व में अनक्लोज कब लागू हुआ? यूएनसीएलओएस कब लागू हुआ? 1994 में। और भारत ने उसको कब अपना लिया? 1 साल बाद, 1995 में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सागर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, सागर को कितने भागों में बांटा गया हम लोग पढ़ेंगे। सागर को कितने भागों में बांटा गया है ये बताओ। सागर को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो, सागर को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में? तो सागर को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, उन 5 भागों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्या है? आंतरिक सागर। पहला क्या है? आंतरिक सागर। ठीक है, पहला क्या है? आंतरिक सागर। दूसरा क्या है? नंबर 2, आज हम लोग पढ़ेंगे इस सागर को कितने भागों में? तो 5 भागों में। दूसरा है प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर। ठीक है, नंबर 3 क्या है? नंबर 1 है आंतरिक सागर, दूसरा है प्रादेशिक सागर, तीसरा क्या है? अविच्छिन्न सागर। ठीक है, अविच्छिन्न सागर। ठीक है, इन सबको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बस लिखा रहा हूं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। अन्यन आर्थिक मंडल। 4 क्या है? अन्यन आर्थिक मंडल। ठीक है, आर्थिक मंडल। ठीक है, और 5वां क्या है? लास्ट हो गया। पहला है आंतरिक सागर, दूसरा है प्रादेशिक सागर, और 5वां क्या है? उच्च सागर। उच्च सागर। ठीक है, समझ गए? उच्च सागर। ठीक है, देखो इसके बारे में अभी मैं लिखाऊंगा। ये देखो, प्रादेशिक सागर जो है, इसका जो आधारशिला है, जैसे भारत का आधारशिला जो दक्षिणतम पॉइंट है, वहां से लेके कितना नॉटिकल माइल, मैं नॉटिकल माइल अभी आपको क्लियरिटी से समझाऊंगा इसको मिटाने के बाद। ठीक है, पहले आप देख लो आधारशिला से कितना नॉटिकल माइल इसका दूरी होगा। तो 12 नॉटिकल माइल इसका दूरी है। ठीक है, सागर में आधारशिला जहां से लास्ट है, वहां से कितना दूरी तक? तो 12 नॉटिकल माइल तक जो है प्रादेशिक सागर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अविच्छिन्न सागर जो होता है उसका कितना है? और अन्यन आर्थिक मंडल। ठीक है, देखो इसका 12 नॉटिकल माइल है। मैं आपको ये भी समझाता हूँ, ये भी 12 क्यों है। देखो, ये जो प्रादेशिक सागर है, ये आधारशिला, जहां पे आधारशिला है, वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक है। और ये अविच्छिन्न सागर जो है, ये जहां तक प्रादेशिक सागर 12 नॉटिकल माइल पर है, वहां से फिर 12 नॉटिकल माइल अविच्छिन्न सागर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अन्यन आर्थिक मंडल कितना है? 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये जो 200 नॉटिकल माइल है, मैं अभी आपको समझा दूंगा कि इसमें जो होता है ना, इसमें ऐसा है कि अगर 200 नॉटिकल माइल आधारशिला से 200 नॉटिकल माइल दूर पे है अन्यन आर्थिक मंडल, और वहां से किसी देश का जहाज गुजरता है, तो किसी भी देश को कोई हक नहीं है कि उस जहाज को रुकवा दे। क्लियर है? ठीक है, उच्च सागर लास्ट है। ठीक है, इसको शांतिपूर्ण आयोग में लिखता हूं, शांतिपूर्ण आयोग के लिए सभी देशों में समान अधिकार है। समान अधिकार। देखो, मैं इन 5 को फिर से समझाता हूं। ये जो आंतरिक सागर है, ये क्या है कि आंतरिक सागर जहां तक, जैसे कि हम लोगों का घर है, वहां से जितना दूर, थोड़ा दूर का जो एरिया है, ये सभी आंतरिक सागर में आ जाता है। ठीक है, प्रादेशिक सागर जो होता है, 0 जहां आधारशिला है, जहां पे भूमि है, वहां से जो है 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी जो है प्रादेशिक सागर कहलाता है। क्लियर हो गया? अविच्छिन्न सागर जो है 12 नॉटिकल माइल, यानी जहां तक प्रादेशिक सागर है, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक अविच्छिन्न सागर आता है। क्लियर हो गया?
अन्य आर्थिक मंडल जो है ये 200 नॉटिकल माइल का मतलब है जीरो से, जहां पे आधारशिला है, आधार है, वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो दूरी है वो अन्य आर्थिक मंडल में आता है। और तीसरा लास्ट क्या है, पांचवा, उच्च सागर। यह शांतिपूर्ण आयोग के लिए सभी देशों में समान अधिकार है, वो सभी जा सकते हैं, सभी वहां के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। किसी को वहां से तेल निकलवाना हो तो सभी अपना अपना काम कर सकते हैं, इसमें सबका अधिकार है, ठीक है। देखो लिखा है ना, समान अधिकार है, इसका मतलब सभी के पास बराबर अधिकार है, सभी देशों के पास। क्लियर हो गया। तो देखो सागर को 5 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है उच्च सागर। क्लियर हो गया। आंतरिक सागर से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आंतरिक सागर को आप लोग अच्छे से देखो, मैं आपको समझाता हूँ आंतरिक सागर क्या होता है। आधार रेखा के पास की जो सागर है ना, उसी को आंतरिक सागर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई देश है, उसके पास में जो सागर बह रही है उसको जो है आंतरिक सागर बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं प्रादेशिक सागर से, इसको समझाना है। 12 नॉटिकल माइल, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ आधार, ये 12 नॉटिकल माइल का क्या मतलब है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। आधार रेखा से, आधार रेखा से कितना दूर, 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, समुद्री मील तक इन हिंदी, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। आगे मैं लिखूं, किसी भी देश, किसी भी देश, किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र, संप्रभु, संप्रभु क्षेत्र, ध्यान दुर्गो का होगा, क्षेत्र, किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र, ठीक है, जो है इसी के अंतर आता है प्रादेशिक सागर का। अब ये संप्रभु क्षेत्र क्या होता है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखो संप्रभु क्षेत्र का मतलब है वह जो देश होगा या राष्ट्र होगा, कोई भी राष्ट्र या देश, कोई भी राष्ट्र या देश के पास सारे अधिकार, के पास सारे अधिकार, के पास सारे अधिकार हैं, अधिकार हैं, ठीक है, ठीक है। देखो इस लाइन को मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ठीक है। दूसरा था प्रादेशिक सागर, ठीक है, 0 से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, 0 से आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक सागर है, ठीक है। किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र प्रादेशिक सागर होता है, ठीक है। संप्रभु क्षेत्र का मतलब कोई भी देश हो या राष्ट्र हो, उसके पास जो है सारे अधिकार होते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ इस क्लास के लिए मैं संप्रभु हूँ, यह क्लास मेरे प्रति मेरा जो है संप्रभु है, यानी इस क्लास का जो जितना भी है वो सभी मेरा है, केवल और केवल मेरा, यानी उसी को बोलते हैं संप्रभु क्षेत्र। समझ गए ना। आपके पास जो भूमि है, आप जिस घर में रहते हैं वो आपका संप्रभु क्षेत्र होगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि वह जो भूमि है उस पर सारा अधिकार आपका होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं संप्रभु क्षेत्र। यानी देश का जो है प्रादेशिक सागर जहां तक होगा, यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक जितना दूर का दूरी होगा, वो सभी का सारा अधिकार जो है उस देश के पास होगा। यानी इस प्रादेशिक सागर में आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी खनिज निकले या फिर जो भी खनिज पदार्थ से रिलेटेड जो भी निकले, पेट्रोल डीजल जो भी निकले, वो सभी पे केवल और केवल देश का अधिकार है, उसी देश का अधिकार है, ठीक है। जैसे भारत का आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का जो है प्रादेशिक सागर भारत के अंदर में है, तो उस समय आप बताइए कि वहां पे खनिज पदार्थ निकलेगा तो चीन या फिर कोई दूसरा देश ले सकता है क्या, तो नहीं ले सकता, उस पर केवल और केवल भारत देश का अधिकार है। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, ठीक, सागर, अविच्छिन्न सागर। अब मैं इसके बारे में आपको पहले क्लियरिटी से पढ़ाता हूं, ठीक है। ये है 24 नॉटिकल माइल, मैंने आपको 12 नॉटिकल माइल शुरू में लिखा था, उसको भी मैं समझा दिया था कि आधार ये जो प्रादेशिक सागर है वहां से 12 नॉटिकल माइल, लेकिन अब ये 24 नॉटिकल माइल ऐसे हो गया है कि आधार रेखा से, अगर मैं लिखूं आधार रेखा जो है वहां से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक, समझ गए, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक जो है अविच्छिन्न सागर में है, ठीक है। संपूर्ण वित्तीय अधिकार, संपूर्ण वित्तीय अधिकार, ठीक है, वित्तीय अधिकार जो है इसके पास है, तो मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो भारत देश है, भारत देश का जो अविच्छिन्न सागर है, जो 24 0 से 24 आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक का जो दूरी है, उसके बीच में
कुछ खनिज पदार्थ या कुछ भी निकल जाता है तो उस पर सारा वित्तीय फाइनेंशियल अधिकार जो है किसका है, वो भारत का ही होगा। ठीक है, कोई भी देश है उस देश का ही होगा, उस राष्ट्र का ही होगा। क्लियर हो गया। एक लाइन और समझाता हूं, सीमा शुल्क लिखाना बहुत जरूरी है इसमें क्योंकि ये सब पूछ लेता है। ठीक है, सीमा शुल्क लगाने का अधिकार, सीमा शुल्क लगाने का अधिकार किसका है, उसी देश का होगा। ठीक है, सीमा शुल्क लगाने का अधिकार भी है। ठीक है, ठीक है। साफ सफाई करने का अधिकार, साफ सफाई करने का अधिकार, ठीक है, साफ सफाई करने का अधिकार भी उसी का है, उसी देश का होगा। मैं दोनों को समझाता हूं फिर से एक लाइन में, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बताया प्रादेशिक सागर, पहले मैंने बताया आंतरिक सागर, दूसरा प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर क्या है, जीरो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक जो है प्रादेशिक सागर आता है। ठीक है, उस देश में उस देश का संप्रभु क्षेत्र जो होता है, सॉरी, यह जो संप्रभु क्षेत्र है, जितना प्रादेशिक सागर के अंतर्गत का जितना भी क्षेत्र है वो सभी देश का होगा। ठीक है, उसमें सारा अधिकार A to Z जितना भी अधिकार है वो सभी देश का होगा, उसी देश का होगा। जैसे भारत है तो भारत का होगा। ठीक है, अविच्छिन्न सागर जो है 24 नॉटिकल माइल है, यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक। मैंने शुरू में 12 नॉटिकल माइल इसलिए बोला था कि प्रादेशिक सागर से 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, अब देखो उसमें क्या क्या अधिकार आते हैं। अधिकार है आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल दूरी तक अविच्छिन्न सागर आएगा। ठीक है, संपूर्ण वित्तीय अधिकार, जितना भी फाइनेंशियल उससे रिलेटेड है, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी निकलेगा वो सभी उसी देश या उसी राष्ट्र का होगा। सीमा शुल्क लगाने का अधिकार, यानी उस वहां से जो जगह से गुजरेगी नाव सब, उस पर सीमा शुल्क लगा सकती है वो देश। साफ सफाई करने का अधिकार, यानी वहां पे कुछ गंदा गिरा हुआ है या कुछ भी हो रहा है तो वो सभी साफ भी करेगा कौन, वही देश या राष्ट्र। एकदम क्लियर है। 3 नंबर तक हो गया है, 4 नंबर और 5 नंबर मैं आपको समझाता हूँ। चलो, आर्थिक मंडल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, नंबर कौन सा था, चौथा। ठीक है, नंबर 4 देखो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य आर्थिक मंडल। ठीक है, आधार रेखा से कितना नॉटिकल माइल दूर होगा, मैंने शुरू में लिखाया था आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूर था, समुद्री मील तक। ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक इसका क्षेत्र है। ठीक है, इसमें और क्या अधिकार है, खनन का अधिकार है। किस चीज का अधिकार है, खनन का अधिकार है। ठीक है, इसमें और किस चीज का अधिकार है, तो खनन का अधिकार है। ठीक है, नए द्वीप का निर्माण, नए द्वीप द्वीप ऐसे द्वीप, नए द्वीप के अधिकार, नए द्वीप के अधिकार का निर्माण, अधिकार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यह अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अनुसंधान का अधिकार, अनुसंधान का अधिकार। ठीक है, अनुसंधान का अधिकार। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का जहाज, किसी भी देश या राष्ट्र का जहाज, बोट, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का जहाज इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, किसी भी देश या राष्ट्र का जहाज इस क्षेत्र से गुजरेगा। ठीक है, तो उसे रोकने का अधिकार नहीं है, उसे रोकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 5वां भी मैं इसी में समझा। देखो अब जो है 5 नंबर, उच्च सागर। उच्च सागर क्या पढ़ेंगे, तो उच्च सागर। ठीक है, इस पे जो है सबका समान अधिकार है, समान अधिकार है। ठीक है, देखो मैं इन सभी बातों को एकदम क्लियर करता हूं, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अन्य आर्थिक मंडल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वह कहां से कहां तक है, तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक जो है, 200 समुद्री मील तक जो है अन्य आर्थिक मंडल है। ठीक है, उसका क्षेत्र आता है। खनन का अधिकार आ जाता है, उसमें जो खनन करना है उसका अधिकार यह देता है अन्य आर्थिक मंडल। नए द्वीप का निर्माण, आप नए द्वीप का निर्माण करना चाहते हैं तो 200 नॉटिकल माइल तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के दूरी में
आप जो है नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान का अधिकार, किस चीज का अधिकार? अनुसंधान का अधिकार है उसके पास। ठीक है, कोई भी देश है या राष्ट्र है तो उसका जहाज अगर 200 नॉटिकल माइल है ना, तो वहां से अगर कोई भी देश का जहाज गुजरता है ना, तो उस देश को इतना पावर नहीं है कि उस जहाज को रोक दिया जाए। एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ, भारत से जो इंडियन ओशियन है, तो वहां से जीरो आधार रेखा से लगभग 200 नॉटिकल माइल की दूरी अगर देखें और वहां से अमेरिका का जहाज जा रहा हो तो भारत उसे रोक नहीं सकता है। ये है। ठीक है, ये अन्य आर्थिक मंडल में आता है। सागर हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य। ठीक है, अभी हम लोग भारत के राज्य, ये लास्ट में भी समझाता था। उच्च सागर में समान अधिकार है, यानी 200 नॉटिकल माइल से आगे जितना है वो सभी, उसमें सबका समान अधिकार है। कोई भी देश जो है उस साइड से जा सकता है अपना। ठीक है, कोई भी देश जा सकता है या कोई भी देश आ सकता, कोई भी देश का जहाज जा सकता है या आ सकता है, उसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये उच्च सागर है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अन्य आर्थिक मंडल, प्रादेशिक मंडल, उच्च सागर, एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, आंतरिक सागर, ये सभी क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अन्य आर्थिक मंडल और अविच्छिन्न सागर। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया है। चलो, अब भारत के राज्य से हम लोग शुरू करेंगे कहानी को। ठीक है, भारत के राज्य से कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, एक लाइन और लिखा देता हूँ। आप लोग एक कमेंट दिए थे, यहाँ मैंने आपको लिखाया था कि भारत यहाँ से ऐसे ऐसे दे दिया था मैंने, वहां जगह नहीं थी इसलिए ऐसे ऐसे करके एक डॉट देके यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट दे दिया। आप लोग पूछ रहे थे ये क्या है, इसको भी मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसी में है। ठीक है, इसीलिए उस समय मैंने नहीं समझाया था, लेकिन अब मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ। ठीक है, चलो देखो आगे। देखो, हमारा जो देश है भारत, उसकी दक्षिण सीमा नीचे की बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। इस बात को मैंने समझा दिया था, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखो हम लोग को पढ़ना क्या है, भारत के राज्य। अब आप बोलो कब मैंने समझाया था, तो पीछे के जो लेक्चर है उसमें मैंने इस बात को समझाया है। ठीक है, इस बात को मैं लिखा भी इसीलिए हूं ताकि आप पीछे का अगर लेक्चर देखो तो आप लाइन से समझोगे। ठीक है, इस पृथ्वी करके मैंने इसको अच्छे से समझाया, कहाँ बंगाल की खाड़ी है, भारत कहाँ है, बंगाल खाड़ी कहाँ है, बीओबी, अरबियन सी कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है, ये सभी बात मैंने एकदम क्लियरिटी करके समझा दिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भारत के राज्य। देखो ध्यान से, भारत के राज्य में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे वर्तमान में जो अभी चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में भारत जो है उसके कुल 28 राज्य, भारत में 28 राज्य तथा 8 यूटी। यूटी क्या होता है? यूटी केंद्र शासित प्रदेश होता है सर, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश लिखा हो तो समझ जाओ यूटी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटोरी होता है। 8 यूटी है। ठीक है, यही बात को मैंने पिछले लेक्चर में भी पॉलिटी में समझाया था। तो एक बच्चे ने कहा था कि सर ये 28 राज्य क्यों लिखे, ये तो 29 राज्य थे। ठीक है, तो मैं उसे बताना चाहूंगा, मैं यहाँ लिखा हूँ वर्तमान में, यानी अभी जो चल रहा है उसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। पहले जो चल रहा था, पहले कुल जो थे वह 29 राज्य थे, पहले 29 राज्य थे। ठीक है, ये बात मैं समझा देता हूँ कैसे थे और कैसे कैसे बना है, 29 राज्य कहाँ से आया है और 28 राज्य कैसे हो गया है। मैंने जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा के यूटी बना दिया गया था, तो फिर 28 राज्य हो गए थे। वही बात मैं लिखा था। ठीक है, लेकिन उस समय मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से और अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से देखो, पहले कितने राज्य थे, कुल राज्यों की संख्या क्या थी, 29 थी। अभी कुल राज्यों की संख्या क्या है, 28 है। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला देखो, 1 नंबर में समझाता हूँ। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एमपी से, एमपी माने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया, छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एमपी यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ के अलग किया गया और यह जो है 26वां राज्य बना। ठीक है, कौन सा राज्य बना, 26वां राज्य बना। ठीक है, राज्य बना। ठीक है, ठीक है, देखो मैं भारत के राज्य पढ़ा रहा हूँ, उसमें 28 राज्य और 8 यूटी अभी हैं, पहले 29 राज्य थे। वही मैं बता रहा हूँ कि 29 राज्य कैसे थे और कैसे 28 बन गए। ठीक है, देखो पहले 29 राज्य थे,
1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ के अलग कर दिया गया और यह जो है 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य बना। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरा लिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे मिटाता हूँ, तब तक आप इसे उतार लो। ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब 27वां राज्य बनेगा, ठीक है। क्या किया ना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया। उत्तराखंड को तोड़ दिया गया, ठीक है। यूपी से क्या किया? उत्तराखंड को तोड़ दिया। कब तोड़ा? 9 नवंबर 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिया, तोड़ के अलग कर दिया और यह कौन सा राज्य का निर्माण किया? 27वां राज्य बना, ठीक है। 27वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, जो यूपी से तोड़ के अलग किया गया। कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। कौन सा राज्य बना? तो 27वां राज्य बना, ठीक है। अब 28वां राज्य को बनाते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक राज्य को तोड़ा गया है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन से राज्य को तोड़ा गया है? अपना बिहार। इसको क्या बोल गया? बिहार को तोड़ के बिहार से झारखंड को तोड़ा गया, ठीक है। झारखंड को तोड़ा गया, ठीक है। बिहार से झारखंड को तोड़ के अलग कब किया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कौन सा राज्य बना? तो 28वां राज्य, 28वां राज्य बना। अब क्या की ने सरकार 2014 में फिर तोड़ दी, ठीक है। तब 29वां राज्य बनेगा, ठीक है। 2 जून 2014, 2 जून 2014 तेलंगाना को तोड़ी है। कौन से? तो एपी, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ के अलग की। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ दी 2 जून 2014 को और 29वां राज्य का निर्माण कर दी, ठीक है। मैं इस बात को फिर से समझा देता हूं। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया था और छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना था। यहाँ मैं इससे पहले लिख दिया था, 26 नंबर में था छत्तीसगढ़, ठीक है। 26वां राज्य कौन सा बना था? तो छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य के रूप में बना था, ठीक है। ये अलग है। 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 27वां राज्य का निर्माण कर दिया। बिहार जो है उससे झारखंड तोड़ा, 28वां राज्य का निर्माण किया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्लियर है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को तोड़ दी है 2 जून 2014 को, ठीक है। एक और कार्यक्रम की है 2019 में, जिसके कारण 28 हो गया है राज्य। मैं उसको भी समझाता हूँ, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 यूटी बनाए गए, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जे के लिख दूं? लिख देता हूं, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से तोड़कर, जम्मू और कश्मीर से तोड़कर 2 यूटी बनाए गए, तोड़कर 2 यूटी बनाए गए। यूटी माने दो यूटी बनाए गए। इसका मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर से तोड़ा गया और 2 यूटी का निर्माण किया गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इतना दूर में तो यहाँ 29 राज्य हैं, ठीक है। मैं आपको एक लाइन में आपको समझाता हूँ। पहले जो थे 29 राज्य था, ठीक है। 2019 में कब? 31 अक्टूबर 2019 को सरकार ने क्या की? तोड़ दी। जम्मू कश्मीर जो है ऊपर का पूरा एरिया जम्मू कश्मीर था, उसको बीच से तोड़ी, 2 राज्य निकले, एक जम्मू कश्मीर निकला और दूसरा लद्दाख निकला। 2 यूटी का निर्माण हुआ। जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है तो आप बताओ उसका राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, तो 1 माइनस हो गया, इसीलिए तो यहाँ हो गया 28 राज्य। तो अभी राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अभी तक तोड़ ताड़ नहीं हुआ है, इसलिए 28 राज्य है। जब तोड़ेगा या जोड़ेगा, घटाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, जोड़ेगा तो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 28 राज्य अभी है। अब क्या हुआ कि ये तो 2 यूटी बन गए, 2 यूटी बन गए तो एक तो बन गया लद्दाख, एक क्या बना? लद्दाख, और दूसरा क्या बना? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ये दोनों क्या बन गए? यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। पहले से 7 थे, 28 और 29 और 7 था। पहले कितने थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब जो है टूट गया, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 7 + 2, 9 केंद्र शासित प्रदेश,
ठीक है। अब तो आप बोलोगे 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो मैं उसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा मिटाता हूँ। ठीक है, इतना दूर समझ गए ना। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तोड़ा तो 27वां राज्य बना। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तोड़ा तो 28वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कब तोड़ा? 2 जून 2014 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी बनाए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एकदम क्लियर है? चलो ठीक है। देखो अभी तक हम लोग कहानी जो समझे उसके अनुसार 28 राज्य और 9 यूटी हो गए, लेकिन वर्तमान में 8 यूटी होना चाहिए। ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, देखो 28 राज्य का निर्माण हो चुका है, हम लोग समझ गए, जो कि वर्तमान में है अभी। अब 9 यूटी 8 यूटी होगा, 1 यूटी माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर सरकार क्या करती है? 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 सरकार का मन फिर बदला। ये क्या करती है ना, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली कब? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली हवेली और दमन दुई, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देती है। दमन दुई दोनों को जोड़ देती है, दोनों को एक कर देती है या दोनों को जोड़ देती है। दोनों को जोड़कर एक यूटी का निर्माण होता है, दोनों को जोड़कर एक यूटी बनाया जाता है। ठीक है, एक यूटी का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। ठीक है, चल ऑन कर। ठीक है, ठीक है, निर्माण किया गया। देखो सरकार जो है ना 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दुई, ये दोनों तो छोटा छोटा जगह, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा दमन दुई और दादर नगर हवेली, तो आप समझ जाना एक ही बात बोल रहा है। तो दादर नगर हवेली और दमन दुई दोनों को मिला दिया, दोनों को जोड़कर एक यूटी का निर्माण किया है। ठीक है, एक यूटी बनाया गया है। इसीलिए जब 9 यूटी थे, दोनों को मिला के एक यूटी बना दिया गया, तो एक माइनस हो गया तो 8 यूटी बचे। ठीक है, 8 यूटी बचे, तो 28 राज्य और कितने? 8 यूटी बचे। ठीक है, बच्चे 8 यूटी। ठीक है, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है लाइन? ठीक है, अभी कितना हो गया? 9 था तो 8 हो गया। क्लियर हो गया? 8 यूटी बचा और 28 राज्य बचा। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 यूटी है। आप लोग समझ गए कैसे ये 8 यूटी और 28 राज्य का निर्माण हुआ है? एकदम देखो वर्तमान में 28 राज्य और यूटी है, कितने? 8। ठीक है, ये बात मैंने समझा दी है अभी तक के जो मैंने पढ़ाया उसमें। अब देखो जम्मू और कश्मीर के बारे में, ऊपर का एरिया जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, देखो इधर मैं दे दूंगा आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर जो है ऊपर से, जम्मू और कश्मीर जो है, ठीक है, इसमें कुल 22 जिले, जिलों की संख्या कितनी है? 22। कुल कितने जिले? 22। जम्मू कश्मीर जो एक यूटी है उसमें 22 जिले और 5 लोकसभा की सीटें, 5 लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और एक क्या हो गया? लद्दाख, लद्दाख जो ये भी एक यूटी बन गया है। देखो जम्मू कश्मीर ही पूरा राज्य था, तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़कर 2 यूटी बनाए गए। एक यूटी जो बना ये जम्मू कश्मीर, उसमें जिलों की संख्या 22 और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, लद्दाख में जिलों की संख्या आपसे पूछेगा, लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में 2 जिले, केवल और केवल कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। और लोकसभा की सीटें 1 है, 1 लोकसभा की सीटें। ठीक है, कितनी सीटें हैं लोकसभा की? एक जो है केवल 1 लोकसभा की सीटें हैं, और जिले 2 हैं लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में 22 जिले और 5 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है, 3 नंबर में कौन सा है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नागालैंड से एक विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है,
चलो पहले मैं मिटा देता हूँ, लेकिन आप इस बात को एक बार क्लियर होकर समझ लो। 28 राज्य और 9 यूटी बना था जब पहले, तो 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जोड़कर एक यूटी बना दिया गया। तो एक यूटी, जब यहाँ पे 9 यूटी थे, दमन द्वीप एक अलग यूटी था, दादर नगर अलग यूटी था, दोनों को जोड़ दिया गया तो एक हो गया, तो एक इसमें से माइनस किया तो 8 यूटी का निर्माण हुआ। और 28 राज्य तो बन गए थे, तो 28 राज्य मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या 22 और लोकसभा की सीटों की संख्या 5, लद्दाख में जिलों की संख्या 2 और एक लोकसभा की सीटों की संख्या 1। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखेंगे। तो चलो इसको पहले मैं मिटाता हूँ जिसे। ठीक है, भारत का जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़े राज्य। ठीक है, देखो इस बात को आप लोग समझो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एरिया वाइज देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। नंबर 1 क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ही भारत का जो है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग, भौगोलिक क्षेत्र का 10.41%। कितना प्रतिशत? 10.41% भाग है। कितने कौन है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं। ठीक है, एमपी। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? महाराष्ट्र। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए लिखा हूं। ये आप समझो, सबसे पहला 1 नंबर पे जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो नंबर 1 पे कौन सा है? तो राजस्थान। कितना कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखा है? तो 10.41% बहुत होता है। ठीक है, रखा है। उसके बाद दूसरा नंबर मध्य प्रदेश और तीसरा नंबर महाराष्ट्र है। ठीक है, आपसे पूछा जाए, ये तो आप समझ गए सबसे बड़े, अब सबसे छोटा दे दे। भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटे राज्य कौन से? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं एक ही राज्य नाम में आता है सबसे छोटा में, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा राज्य है? तो गोवा। ठीक है, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम गोवा से थोड़ा बड़ा है, तो वह राज्य कौन सा है? सिक्किम। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड, और लास्ट 5वां कौन सा हो जाएगा? वह है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, ध्यान से देखो, नंबर 1 है गोवा, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और लास्ट में कौन सा आता है? मिजोरम। तो सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है, उसके बाद है सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। देखो ये नागालैंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, मैं इसमें भी लिख देता हूँ नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो 1 दिसंबर 1963, ये डेट हमेशा याद रखना। कहां से घुमा के पूछेगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन पूछ देता है। 1 दिसंबर 1963 को जो है देश का 16वां राज्य, 1 दिसंबर 1963 को देश का, 1 दिसंबर 1963 को देश का 16वां राज्य, 16वां राज्य बना था। ठीक है, बना। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। चलो मैं कुछ और बातें भी आपको बताता हूँ। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। एकदम क्लियर है। और वह कितना है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखा है? तो 10.41% भाग है। दूसरा है एमपी, मध्य प्रदेश, और तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा राज्य, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, भारत जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 पे है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी बताती है कि वह नंबर 1 पे हो गया है। ठीक है, जनगणना भी 2011 का ही अभी तक चल रहा है, 2021 या 22 में कोई जनगणना हुई नहीं है। इसीलिए भी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। आंसर गोवा होगा। सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। 1 दिसंबर 1963 को देश का 16वां राज्य कौन सा बना था? तो वह है नागालैंड।
क्लियर होगा। देखो एक नागालैंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो नागालैंड से एक क्वेश्चन बनता है 1 दिसंबर, पहले तो आप ये समझो नागालैंड में ना ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को पहले से हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं, हिंदी में लिखा महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव को मनाया जाता था, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया ही जाता था। उसके बाद क्या हुआ ना, तो 1 दिसंबर 2000 से जब ये 2000 जुड़ गया है, तब से लगातार लगातार ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मनाया जाने लगा है, ठीक है। नागालैंड के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था जो कि मैंने आपको बता दिया। ये पूछा गया है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि 1 दिसंबर को पहले मनाते थे 2000 ईस्वी से पहले, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन अब क्या किया, जब 2000 ईस्वी आया उसके बाद से ये लगातार मनाने ही लगे हैं और हर साल 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखो कल जो पढ़ेंगे वह है भू आकृति प्रदेश, यह कल का आपका टॉपिक है। आप इसको थोड़ा पढ़ के आना, उसके बाद मैं इसको भू आकृति प्रदेश को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए इसीलिए मैं इस लेक्चर को बार बार आगे पढ़ाता जा रहा हूँ। जब आपका फॉर्म भराई हो उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। आप ये देख लो, इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन सेट डालूंगा। जैसे ही फॉर्म भराई शुरू हो जाएगा तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन सेट डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं भी खत्म होगा तब भी मैं आपको क्वेश्चन सेट दूंगा जरूर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ कमेंट भी करें, लाइक करने का आपका मन है कर सकते हैं, कमेंट आप करें ताकि मुझे पता चले कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ देना है, ठीक है। इसीलिए आप कमेंट करते रहे, मैं बताता हूँ ना बीच बीच में ये कमेंट किया था तो ये आंसर होगा, तो मैं आपको बताता जाऊंगा और आंसर दूंगा भी जरूरी। भले ही 10 दिन 15 दिन लगे, मैं उस कमेंट को देखता जरूर हूँ कभी ना कभी, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।